ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు विज्ञप्ति। बच्चों, जैसे कि अपन ने वो कविता अभी समझे, मैंने तुमको उसके पैराग्राफ में से, कविता के अंदर से सब कुछ बताई आपको कि वो कैसे लिखना है, उसमें से कैसे अपठित पद्यांश गद्यांश आते हैं और आपको क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पाठ में या इस कविता में आपको कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। इस कविता में आपको कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको 4 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स के लिए आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं, आप बस वो प्रश्न कर लीजिए। आपको वैसे भी कविता समझ में आ जाती है, तो अपन अपने ओन वर्ड से, अपने खुद के शब्दों से भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो कविता से रिलेटेड होने चाहिए। अपने मन का लिखना है, यानी ओन वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन लिखना कविता से ही है। जो कि हमको ये कविता में बताया जा रहा है उसी को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आपके मन से कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं होता है। जो भी लिखना है ओन वर्ड्स अपने, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नोटबुक है या जो नोट्स है या जो आपकी वर्कबुक है जिससे भी आप ऑल इन वन है या जो भी मटेरियल है आप उससे पढ़ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ ही आप लिखो, कि जैसा उसमें लिखा है वही आप लिखो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप उसको पढ़ो, उसको समझ लो और उसको समझ के अपने खुद के शब्दों में उसके उत्तर बना सकते हो और वो लिख सकते हो। आपको पूरे मार्क मिलेंगे, पर आपको मात्राएं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम और कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ कौन सी बड़ी छोटी की मात्रा लगनी है, क्या लगनी है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप पढ़ो तो अच्छी तरह ये चीज़ों को ध्यान में रखो कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास हम लगा रहे हैं, कि कहाँ पर हमको ये बोली गई बातें हैं या इम्पोर्टेंट है, या कुछ अपने आंसर में कुछ चीज़ों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। कलर पेन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, रेड ग्रीन आप यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो पेंसिल रख लो, या तो जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी से आप एक छोटी सी लाइन खींच दो। जो आप इम्पॉर्टेंट शब्द है, जो आप बताना चाहते हो, कि जो चेक करने वाले हैं या जो टीचर है वो उस चीज़ को देखे, तो आप एक छोटी सी अंडरलाइन कर दो, उसको सब मार्क किया जाता है, सब कुछ देख सकते हैं, आपका आंसर और सुंदर बन सकता है। अब इस पार्ट में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क के, जो 4 मार्क के अपने संक्षिप्त वाक्य रहते 4 मार्क के, इसके पहले भी मैं आपको बताई हूँ बच्चों, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 7 to 8 लाइन्स लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 या 3 लाइन लिख के आप आंसर कंप्लीट कर लो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 मार्क है तो उसमें कम से कम 7 से 8 लाइन लिखो। अब यहाँ पर उसमें कौन सा प्रश्न है, माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है। जैसा कि मैं पैराग्राफ समझाते हुए आपको बताई थी कि जो लास्ट पैराग्राफ था अपना, उसमें मैंने आपको बताई थी कि वह अपनी माँ के लिए सब कुछ झिलमिलाती दुनिया में जाना चाहती है, चमकीले टुकड़े लाना चाहती है, समुद्र की लहरों में जाके तकलीफ उठा के भी खुशियाँ लाना चाहती है। ये सब आपका जो आंसर है इसमें आता है। तो कि माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बतलाती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्योंकि जनरल क्वेश्चन है और ये 4 मार्क का है। तो अब ये माँ मुझे आने दे कविता में समाज की हमको किस परिस्थिति के बारे में बता रहा है, जैसे कि मैं शुरू में बताई, भ्रूण हत्या। हमारे को इस कविता में समाज की क्या परिस्थिति है, सम समाज का अभाव।
नारी और पुरुष में भेद हो रहा है, लड़कियों को महत्व कम और पुरुषों या लड़कों को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। इसी के बेस के लिए इस कहानी में इस स्थिति के बारे में बताया गया है कि बच्चियों को या लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, उनको जीवन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इस परिस्थिति का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको आपको अच्छी तरह आंसर बना के लिखना है। ये 4 मार्क में आपको आता है। आप ओन से भी लिख सकते हो, जैसे कि आप कविता समझ गए हो, उस आधार पर आप अपने मन से भी बता सकते हो कि समाज में लड़कियों को या स्त्रियों को या नारियों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है, सम समाज का अभाव है और यहाँ पर भ्रूण हत्या की जा रही है, लड़की को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है जो एक अपराध है। तो जो इस परिस्थितियाँ हैं, उस स्थिति की समाज में जो स्थिति है उसके बारे में हमको यहाँ बताया गया है। ये अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा है, माँ मुझे आने दे कविता के आधार पर बताइए कि बेटी माँ को क्या क्या सुख पहुँचाना चाहती है। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ये सेम है। इसमें आंसर आपको सेम लिखना है कि बेटी अपने माँ के लिए क्या क्या करना चाहती है, और दूसरा कि माँ इस कविता में वो अपने माँ को क्या क्या सुख पहुँचाना चाहती है। दोनों का आंसर सेम है। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं लेकिन आंसर सेम होते हैं। बच्चों क्या होता है कि आप वो प्रश्न समझते ही नहीं, जबकि आपको वो आता है, लेकिन आप आपकी बुक में जैसा क्वेश्चन देखते हो आप सोचते हो कि वैसा ही वो प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन दोनों समान है, लेकिन क्या होता है आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ते हैं और सोचते हैं अरे ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मैं नहीं लिख सकता। हाँ, ये छोटा क्वेश्चन है और ये पहचाना हुआ प्रश्न है क्योंकि आपकी बुक में है, तो आपको ये मालूम है माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है। ये प्रश्न आपको इजी लगता है और समझ में आता है, इजी है, समझ में आता है, तो आप ये लिख देते हो। पर अगर ये क्वेश्चन रहता है तो आप नहीं लिखते। क्यों? जबकि ये सेम है। माँ मुझे आने दे कविता के आधार पर बताइए कि बेटी माँ को क्या क्या सुख पहुँचाती है या पहुँचाना चाहती है। तो दोनों समान प्रश्न है, लेकिन वो बड़ा है, ये छोटा क्वेश्चन है, तो आपको लगता है छोटा है, ये मुझे आता है, अरे ये तो पहचाना हुआ क्वेश्चन है और ये नहीं है, लेकिन दोनों के आंसर सेम है। तो इसीलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़ो। आंसर सब बुक में ही है और क्वेश्चंस भी सेम है, लेकिन उनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते, थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि आपको एज इट इज़ बुक में जैसा है वैसा ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी थोड़ा 2 लाइन क्वेश्चन के 2 शब्द पढ़ते, अरे ये तो मुझे नहीं आता, ऐसा सोच के छोड़ देते। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। जो भी प्रश्न है एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया उसको दूसरी बार पढ़ो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर सेम होते हैं, बस प्रश्न अलग अलग कर दिए जाते। तो बच्चों ये है हमारे 4 मार्क के क्वेश्चंस जो मैं आपको 3 बताई हूँ, जिसमें से 2 तो समान ही हैं आपको याद करने के लिए। ज़्यादा पोर्शन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ, आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से लिख के पढ़ के याद करोगे तो बस है, आपको बहुत सारे प्रश्न उत्तर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन के आधार पर ही आप अपने पूरा सारांश भी लिख सकते हो, जो भी है सब कुछ लिख सकते हो। इसके बाद में बच्चों माँ मुझे आने दे में से लॉन्ग क्वेश्चंस जो 8 मार्क के प्रश्न आते हैं, दीर्घ प्रश्न जिनको बोलते हैं, वो क्या है कि भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, कविता के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैं शुरू में ही आपको भ्रूण हत्या क्या होता है कि माँ के गर्भ में, माँ के पेट में ही बच्ची को मार डालना या बच्चा बच्ची जो भी है उसको मार डालना, उसको भ्रूण हत्या कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में तो लड़कियों का ही हत्या की जाती है। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है। इसके बारे में ये पाठ के कविता के आधार पर ही आपको लिखना है कि उसमें क्या बताया गया कि वो एक सामाजिक अपराध है। ये प्रश्न और उसी के जैसा ये दूसरा प्रश्न है, भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है, अपने विचार लिखिए। यहाँ पर लिखा है कि भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, तो दोनों का आंसर सेम है, बस इसमें थोड़ा सा एक सामाजिक मानवीय अपराध इसको ऐड कर दिया है, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बच्चों, 8 मार्क का प्रश्न है। और जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, यदि 4 मार्क है तो आपको 7 to 8 लाइन लिखनी है, अगर 8 मार्क है तो 14, 15, 16 लाइन आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन लिख दिए और हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है तो 4-5 लाइन लिख दिए हमको पूरे मार्क मिलेंगे, नहीं होगा। 8 मार्क है तो कम से कम 14-15 लाइन आपको लिखनी चाहिए, तभी आपका वो आंसर 8 मार्क के लिए काउंट किया जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न आप देख रहे हो सेम है। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, कविता के आधार पर स्पष्ट करो।
और भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रश्न सेम है। थर्ड है, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है, इस पर अपने विचार बताइए। जैसा कि मैं आपको विषय प्रवेश, शुरू में आपको मैंने विषय प्रवेश बताई थी, उसमें मैंने आपको कही थी कि प्रश्न आता है तो ये एक विषय प्रवेश का ये आंसर है, इसमें ये इसका आंसर विषय प्रवेश में आपको मिलेगा कि समाज में, इसका ओन से भी आप लिख सकते हो लेकिन कविता के आधार पर भी लिखो, यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप पढ़ लो, उसको समझ के भी लिख सकते हो कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, उनका समान महत्व है, इस पर अपने विचार। तो आपको अपने विचार लिखने हैं तो ओन से भी आंसर बनाना है, या जो आप पढ़ रखे हो उसमें भी थोड़ा कुछ अपने मन से भी ऐड कर सकते हो। तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। बच्चों समझ में आए? शॉर्ट क्वेश्चंस, संक्षिप्त प्रश्न के उत्तर और दीर्घ प्रश्न। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ये 8 मार्क, वो 4 मार्क के लिए। उसके बाद में है ये अपना भाषा की बात। Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITN and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. भाषा की बात, भाषा की बात में क्या बताया गया है कि हमको, जैसा कि मैंने आपको जब मैं पैराग्राफ समझा रही थी तब भी मैंने उसके साथ साथ आपको पैराग्राफ में भी पर्यायवाची शब्द, पुनर्युक्त शब्द और जो भी यहाँ पर विशेषण जो भी शब्द दिए गए हैं वो सब कुछ मैंने समझाई हूँ। तो भाषा की बात में अपने को क्या दिया है? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। किन किन के लिखने हैं? पहला है खुशबू, खुशबू का महक, सौरभ और सुगंध। फिर मैं आपको बता रही हूँ पर्यायवाची शब्द कभी भी 3, 2 या 2 से अधिक लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ खुशबू का है महक, सौरभ और सुगंध। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र, समुद्र का क्या है? सागर, जलधि, पयोधि। तीसरा है दंभ, दंभ मीन्स अहंकार, गर्व, गर्व और अभिमान। ये पर्यायवाची शब्द है। 3 लिखोगे तो बहुत अच्छा है, 3 याद नहीं रख सकते तो 2 कम से कम लिखने चाहिए। उसके बाद में है वचन बदलो। वचन जैसे कि आपको मालूम है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यदि हमको बहुवचन में दिया है तो उसको एक वचन में करना है, एक वचन दिया है तो बहुवचन में करना है। यहाँ पर दिया है सदी, तो यहाँ सदियाँ हो जाएगा और बड़ी की मात्रा से बदलकर छोटी की मात्रा हो जाएंगी। ये भी मैं आपको समझाई हूँ कि कई बार मात्रा भी बदल जाती है, एक वचन में बड़ी की होती है तो बहुवचन में छोटी की मात्रा हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सदी, सदी मीन्स सेंचुरी, सदी का सदियाँ, मोती, मोतियाँ, किस्सा, किस्से, ये सब हमको एक वचन में दिए हुए हैं, ये हमने बहुवचन में करे। अगर हमको बहुवचन में दिया हुआ है तो आप उसको एक वचन में बदल दीजिए, बस उतना ही। वचन तो आपको मालूम है, अपन जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर व्याकरण के पोर्शन में मैं आपको वचन, लिंग और ये जो भी समास सब कुछ है वो समझाऊंगी। अभी जो भाषा की बात है उसके आधार पर आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद में है समास। जैसे कि बच्चों समास भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 प्रकार के समास होते हैं, ये आपको मालूम है। यहाँ पर हमारे को सिर्फ दिया हुआ है कि मोती और सीप समास का विग्रह करके पहचानिए। अब मैंने इसके पहले भी आपको बताई हूँ, यदि प्रश्न में ऐसा है कि समास पहचानिए या समास बताइए तो सिर्फ आप क्या करेंगे? समास लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता मोती सीपी समास बतलाइए, तो आप सिर्फ लिख दोगे द्वंद्व समास। अगर वहाँ पर ये प्रश्न है कि विग्रह करके लिखिए तो हमको उसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, जैसे कि मोती और सीपी, तो ये हो गया द्वंद्व समास। समझ में आया? अगर विग्रह करके लिखो बोले तो हमको उसको विग्रह करना है और लिखना है। उसके बाद में है प्रत्यय। इसके पहले भी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन में प्रत्यय उपसर्ग समझाई हूँ कि जो भी शब्द के आगे में अक्षर लगता है जिससे उसका मीनिंग बदल जाता है वो उपसर्ग होता है, और जो भी अक्षर शब्द के पीछे लगाए जाते हैं जो अक्षर, उनसे उनका मतलब बदल जाता है, वो होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ता प्रत्यय के प्रयोग में 3 शब्दों को बताइए हमारे भाषा के बाद में, कि जिनमें ता
जिनके अंत में ता हम उपयोग में कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि किसी भी शब्द के पीछे अपन ता नहीं लगा सकते। जब अगर अपन ये ता हटाएंगे तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए और एक वो मीनिंग उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिए है सामाजिकता, तो सामाजिक उसमें हमने ऐड करे है ता, सामाजिकता। दूसरा है भारतीय, उसमें ऐड करे भारतीयता। तीसरा है सफल, उसमें ऐड किया है सफलता। इस तरह बच्चों आपका ये पूरी कविता मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ, उसके प्रश्न उत्तर बताई हूँ और उसमें जो भाषा की बात में जो प्रश्न उत्तर है, इसके अलावा इस पैराग्राफ में भी आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते कविता में वो भी मैं आपको समझाई हूँ। और जो प्रश्न मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में दी हूँ, 6 ही प्रश्न है जिसमें से 2 तो समान है। आप सिर्फ वो प्रश्न उत्तर अच्छी तरह पढ़िए और उनको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लिखकर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको याद कर लीजिए 1 से 2 बार जैसा आपको समझ में आता है और उसके बाद में उसको लिखकर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख सकोगे। बार बार पढ़ने से अच्छा होता है कि 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना किसी भी चीज़ को, जो हमारा परफेक्ट हो जाता है, जो हम आराम से लिख सकते हैं। इसलिए आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और हिंदी तो लिखकर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और लिखकर ही याद करना चाहिए। याद करने के बाद उसको लिखकर ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको मात्राओं का ज्ञान होता है, अक्षरों का ज्ञान होता है और आपको मालूम होता है कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। नहीं तो आप वो लिखने में भी बहुत गलतियाँ करते हैं, जिसमें आपके मार्क्स बहुत सारे कट हो जाते हैं और आपका सेकेंड लैंग्वेज होने की वजह से ऐसे ही आपको हिंदी थोड़ा कम आता है। अगर आप लिखोगे तो आप वो परफेक्ट हो जाओगे। आपको लिखने में तो आप एग्ज़ाम के टाइम में भी जब लिखोगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको फटाफट वो शब्द याद आ जाएंगे, क्योंकि हम लिखते हैं तो हम जो लिखते हैं वो हमको याद रह जाता है, पढ़ते वक्त हमको याद नहीं रहता। हम तब लिखने के टाइम समझते कि मात्राएं किधर से लगाएं, ये शब्द कैसे लिखे, ये शब्द कैसे लिखे। उसकी तकलीफ़ से बचने के लिए आप कोई भी क्वेश्चन आंसर हो चाहे 1 से 2 बार पढ़ लो, एक बार लिखकर जरूर देखिए। लिखने के बाद खुद से करेक्शन करो, ये नहीं कि जो वर्कबुक में या जहाँ से दिखे हो ओन से उसको करेक्शन करो, जैसे कि दूसरे के पेपर को करेक्शन कर रहे हो। तो अपनी छोटी छोटी गलतियाँ खुद देखो और अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स है तो उसको 2 से 3 टाइम साइड में लिखकर प्रैक्टिस कर लो। कुछ मात्राएं गलत लगाए हो तो वो चेक करके वो मात्राएं प्रैक्टिस कर लो, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे, कोई भी मार्क कट नहीं होंगे। बच्चों आपको ये कविता मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होंगी, प्रश्न के उत्तर समझ में आए होंगे कौन से आते हैं और भाषा की बात भी जो दिया हुआ है वो समझ में आएगा, जो मल्टीपल चॉइस में आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए।